तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस मेंटोर। सो लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ मोशन लामीज थ्योरम तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो ये हमारी सीरीज AIATC जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी एयर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए हम ये सीरीज कर रहे हैं, उसके फिजिक्स पोर्शन के लिए। तो हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि if no external force acted if no external force act on a system of a constant mass, then the total momentum of the system remain constant with time. Okay, we know that. ओके, सो इसका डेरिवेशन दिया हुआ है यहाँ पर। तो अगर कांस्टेंट मास का सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो टोटल लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। हम देखें एफ इज इक्वल्स टू डीपी ओवर dt, जो हमारी सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो देन पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अगर हम यहाँ पर फोर्स जीरो रखें, उसे इंटीग्रेट करें, तो हमारे पास जो मोमेंटम आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो यानी सम ऑफ मोमेंटम आर कांस्टेंट। ओके, अब मोमेंटम को हम एक्सपेंड करें m1 v1 m2 v2, तो वो कांस्टेंट आएगा। और एक बात और कि मोमेंटम कंजर्वेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि law of conservation of linear momentum is independent of frame of reference. So linear momentum depend on frame of reference. उसके बाद देखते हैं रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। ओके, सो बुलेट और गन सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती। So for bullet and gun system there is no external force, so the momentum of the system remain unaffected. Okay, next slide के ऊपर चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जो इनिशियल मोमेंटम होता है सिस्टम का वो जीरो होता है, और जो फाइनल मोमेंटम होता है वो सिस्टम का m1 mg plus mb vg, where mg is a mass of a gun and vg is a velocity of a gun, and mb is mass of a bullet and vb is a velocity of the bullet। यहाँ पर लिखा भी हुआ है सब कुछ। ओके, तो जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो कंजर्व होगा। सो m1 जो mg vg प्लस mb vb इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम यहाँ से रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, विच इज वेलोसिटी ऑफ अ गन vg। सो ये आई माइनस के mb अपॉन ma into vb। So negative sign indicate that the gun moves in the opposite direction to the bullet. Okay, so नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में गन मूव करेगी, पीछे की तरफ वो रिकॉइल करेगी। उसके बाद एक्सप्लोसिव्स का एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो लेट अ बॉडी ऑफ मास m at a rest explode into two parts, mass m1 and m2. So before explosion the initial momentum is zero, and after explosion the final momentum is m1 v1 plus m2 v2। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। सो m1 v1 plus m2 v2 इज इक्वल्स टू जीरो। हम यहाँ से वेलोसिटी निकालें उसकी एक्सप्लोसिव की v2 की, तो माइनस के m1 अपॉन m2 इंटू v1। ओके, अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ओके, सो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज the frame of reference is a coordinate system or a set of axes within which the position, velocity and acceleration of body is observed। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि जहां से हम किसी पार्टिकल या बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लोकेशन। ओके, सो इट इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां से हम बॉडी की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Okay, so inertial frame of reference is a frame that is at rest or moves with a constant velocity. Okay, तो जो फ्रेम रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और न्यूटन लॉ लॉ जो है यहाँ पर ट्रूली होल्ड करते हैं।
ओके, सो न्यूटन लॉज यहाँ पर ओबे होते हैं। दूसरे में बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर एक्सेलरेटेड फ्रेम और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, दे आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स जो होते हैं जिन पर न्यूटन्स के लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, सो न्यूटन्स लॉज डज नॉट अप्लाई डायरेक्टली अनलेस अ सूडो फोर्स आर इंट्रोड्यूस्ड। ओके, तो हम इनमें न्यूटन लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, न्यूटन लॉज को फॉलो करवाने के लिए, होल्ड करने के लिए सूडो फोर्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल भी दे रखा है, एक रोटेटिंग मैरी गो राउंड और एन एक्सेलरेटिंग कार। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो अब बात करते हैं सूडो फोर्सेस के बारे में। ओके, सो सूडो फोर्स क्या होते हैं? इट इज अ apparent force that arise when an observer is in a non-inertial frame of reference. If does not result from any physical interaction, but it introduced to apply a law of Newton's laws in a inertial frame, accelerating or non-inertial frame. ओके, सो ये एक apparent force होती है जो जो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है तब अराइज होती है, और ये कोई फिजिकल इंटरेक्शन या कोई रियल फोर्स नहीं होती, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई फोर्स होती है। और जो सूडो फोर्स होती है वो होती है माइनस के एम ए, वेयर एम इज अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ए इज अ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब देखते हैं अपरेंट वेट। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हम बॉडी का अपरेंट वेट निकालेंगे। जैसे कि जब कोई बॉडी लिफ्ट में रेस्ट पर हो, तो जो वेलोसिटी है वो जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। ओके, सो ये रेस्ट में है तो और माइनस एम जी, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ नहीं गिर रही तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ज्यादा है। सो आर माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो। सो आर इक्वल्स टू एम जी। यहाँ पर जो जो अपरेंट वेट फील होगा वो होगा एम जी के इक्वल। अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है या डाउनवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ओके, सो जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहाँ पर भी जब यहाँ पर अपवर्ड मोशन में है, सो तो यहाँ पर भी रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, तो आर माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो। ओके, और इसका वाइस वर्सा भी देख लेते हैं। जब नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन में हो तो एम जी माइनस आर इक्वल्स टू जीरो, तो भी आर इक्वल्स टू एम जी। तो जो अपेरेंट वेट बॉडी फील करेगी वो होगा एम जी के इक्वल। अब अगर लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, सो आर माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो जो बॉडी अपरेंट वेट को फील करेगी वो होगा आर इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए। ओके, उसके बाद लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में, तो एम जी माइनस आर इक्वल्स टू एम ए, वेयर आर इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। ओके, और अगर जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर, तो अगर एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाए तो बॉडी वेटलेस फुल फील करेगी, यानी पर्सन फील्स वेटलेसनेस। ओके, फर्दर मूव करते हैं। तो अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज फ्रिक्शन। ओके, सो फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन विच अपोज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी फ्रिक्शन वो अपोजिंग फोर्स है जो कांटेक्ट सरफेस के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करता है। ओके, ओके, सो फ्रिक्शन इज विच अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अब देखते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। सो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में पहला है static friction. So static friction, the opposing force that comes into play when one body tend to move over the surface of another, but the actual motion has not yet started, is called static friction. यानी
वो अपोजिंग फोर्स जो तब लगता है जब बॉडी अटेम्प्ट कर रही हो मूव करने की, पर एक्चुअल मोशन स्टार्ट ना हुआ हो। ओके, यहाँ पर देखिए, सो जो फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स है, जो एफ एस है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो if F is applied and the body remains at rest, then F equals to Fs. No pulling force is acting, the force of friction is also zero. जब कोई फोर्स ही नहीं लग रही होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ओके, उसके बाद आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर। So limiting friction, if F increases, Fs also increases. If F exceeds the certain maximum value, the body start moving. The maximum value of static friction up to which body does not move is called limiting friction. Okay, so static friction की maximum value जिसके बाद बॉडी मूव करने लगे, उसको कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो एफ एल इक्वल्स टू म्यू एस आर, या वेयर म्यू एस इज अ कोफिशिएंट ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन। Frictional force is independent of the area of contact, area and contact. Value of mu depend on the material and the nature of surface in contact. Okay, so जो mu है वो मटेरियल और नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल और सरफेस नेचर पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। सो द काइनेटिक फ्रिक्शन इज जब अप्लाइड फोर्स एक्सीड हो जाता है और बॉडी एक्चुअल मोशन में आ जाती है। If the applied force is increased further and set the body in motion, the friction opposing the motion is called kinetic friction. Okay, so यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे हम। तो लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वेयर एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, यानी म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ अ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन के भी दो टाइप होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। When a body is actually sliding over the surface and when body is roll over the surface. Okay, a note here is both mu s and mu k depend on the nature of both the surface in contact. Okay, mu r and mu s are dimensionless and unitless. ये दोनों ही जो क्वांटिटी हैं वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती हैं। अब हम देखेंगे ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स। इसके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार। तो ग्राफ ओरिजिन ओ से पॉइंट ए से लिमिटिंग फ्रिक्शन तक लीनियरली राइज करता है पहले तो। ओके, सो ओ से ए तक लीनियरली राइज करता है, फिर पॉइंट ए के बाद अचानक से स्लाइड डिप होके लाइन हॉरिजॉन्टली फ्लैट हो जाती है, यानी बॉडी मोशन में आ गई यहाँ पर। ओके, सो अब बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन F1 और नॉर्मल रिएक्शन R के रिजल्टेंट FR का नॉर्मल रिएक्शन के साथ बना एंगल। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू FL अपॉन R। ओके, which is equals to mu s, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स mu s। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये काफी बार पूछ लिया जाता है आपसे। आपको mu s की वैल्यू दे देगा और थीटा पूछ लेगा। So the resultant force exerted by the surface block is Fr equals to under root F square plus R square, where F is equals to mu mg का square plus the normal reaction mg का square। Okay, तो यहाँ से ये important relation बनता है, इससे भी कुछ न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, सो अब बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सो इंक्लाइन प्लेन पर हॉरिजॉन्टल के साथ वो मिनिमम एंगल जिस पर रखा ब्लॉक जस्ट स्लाइड होना बिगिन हो जाए, उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। द एंगल ऑफ ऑन इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट द बॉडी प्लेस्ड ऑन जस्ट रिमेन बिगिंस टू स्लाइड। ओके, सो इसको निकालने के लिए हम फोर्स यहाँ पर अगर इन वेक्टर्स को हम सोल्व करें तो फोर्स इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा एंड आर इक्वल्स टू एम जी कोस अल्फा। अगर एक दूसरे से डिवाइड करें इन्हें वन और टू को, तो हमें मिलेगा टेन एल्फा इक्वल्स टू एफ अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू म्यू एस। तो एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस, जो प्रीवियस रिलेशन भी यही था, लेकिन हम इसे यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं।
सो इस चैप्टर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपके एग्जाम AIATC जेई के लिए इतना काफी है। ओके, सो दैट्स द कंप्लीट फुल स्टेप बाय स्टेप क्लास ऑफ लॉज ऑफ मोशन। ओके, इसको बार बार रिवाइज करते रहिए और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन के लिए एक सीरीज हम अभी बनाएंगे अलग। ओके, सो इस वीडियो को रिवीजन के लिए आप बुक मार्क कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई स्पेसिफिक डेरिवेशन या न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद।